नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज बात करेंगे नीट में धांधली के आरोपों की, जिसको लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने यह कहा है कि नीट में ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए गए। साथ ही 1563 स्टूडेंट्स का नीट स्कोर बोर्ड रद्द कर दिया गया है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, इनको फिर से एग्जाम देना होगा। अगर ये स्टूडेंट्स दोबारा से एग्जाम नहीं देना चाहते तो उनका बिना ग्रेस का मार्क ही फाइनल स्कोर बोर्ड में सम्मिलित किया जाएगा। एनटीए ने नीट री एग्जाम की डेट 23 जून को रखी है इन 1563 स्टूडेंट्स के लिए। इसी बीच नीट परीक्षा 2024 की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी दाखिल की गई है। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस मामले की जांच होगी और अगर कोई दोषी पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने नीट पेपर लीक की बात से साफ तौर पर इनकार किया। इस मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री से पूछा है कि एनटीए को क्लीन चिट क्यों दे दी गई। हालांकि सियासत के बीच कई सवाल हैं जो अब भी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आई इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई। इसलिए आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और आइए कुछ सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिस पर आज दहाड़ में चर्चा होगी वो ये है कि क्या सिर्फ ग्रेस मार्क्स हटाने से सब कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है? संदेह दूर करने के लिए नए सिरे से परीक्षा क्यों नहीं करा रहा है नीट? लॉस ऑफ टाइम के बदले ग्रेस मार्क्स का मनमाना नियम क्यों आखिर अपनाया गया? फॉर्म भरने की तारीख खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो फिर क्यों खोली गई? और तय टाइम से 10 दिन पहले मतगणना वाले दिन रिजल्ट अनाउंस करने की हड़बड़ी आखिर क्यों दिखाई गई है? उपेंद्र अनमोल शिक्षाविद हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट हैं डीआईएमसी के, इस डिबेट का हिस्सा है। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले नरेश चावला जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि राजनीति से इतर इस मुद्दे को इस तरीके से समझना और देखना होगा कि एनटीए की तरफ से जो सुझाव दिए गए, जो प्रस्ताव रखा गया ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट को लेकर, क्या उसके बाद नीट पर उठे सवालों के बाद सब कुछ नीट एंड क्लीन है या इसमें अब भी संदेह और संशय की स्थिति बनती है? देखिए, मुझे ये कहने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। बच्चों के लिए जो 25 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, जब से पहले आपको याद होगा हर मेडिकल कॉलेज का और हर स्टेट का अलग एग्जाम होता था, तो लोगों को कई एग्जाम देने पड़ते थे जी। नीट वॉज ए वेरी गुड आइडिया कि एक ही एग्जाम हो, उसमें स्कोर मिल जाए और सबको उसी के हिसाब से एडमिशन मिल जाए। लेकिन ये धांधली पहली बार नहीं हुई है, ये धांधली हमने पहले भी कई बार सुनी है। दुख की बात यह है, अगर मुझे किसी बच्चे के एंगल से पूछा जाए, हम भी बच्चे के स्टेज से गुजरे हैं, तो ये एक मानसिक अत्याचार है। इतना बुरा अत्याचार कि ना केवल उस मानसिक अत्याचार उस बच्चे के ऊपर है, ये अत्याचार पूरे परिवार के ऊपर भी है और पूरे समाज के ऊपर भी है। अब तो दो इधर कहते हैं एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। अगर हम पूरे नीट को दोबारा कंडक्ट करने की बात करते हैं तो ये एक और अत्याचार हो जाता है। और अगर हम खाली उन 1,500 बच्चों को जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो मैं कहूंगा अभी भी ये चीज बकायदा संदेह में रहेगी। तो मेरे विचार में अगर इसमें कोई बुराई नहीं है, ओपिनियन पोल करवाया जाए तो तभी टोटल एग्जाम दोबारा कराया जाए और तभी हम समझेंगे बच्चों के साथ एक न्याय किया जा रहा है। और मैं ये बात दोबारा दोहराऊंगा, एवरी टाइम जो एग्जाम एजेंसी है, इट गेट्स अवे विद समथिंग और समथिंग, जो कि बुरी बात है। ये बार बार होता रहता है।
आज एग्जाम है, कभी लॉ के एग्जाम में है, कभी इंजीनियरिंग के एग्जाम में है। हमारे हिसाब से हमारे बच्चे विदेशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, वहां ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जो आपकी लियाकत है उसी के हिसाब से आपको कुछ मिल जाता है, आप भी खुश, आपका परिवार भी खुश। हमारे देश में तो पहले आप लड़ो अपने आप से, फिर लड़ो सिस्टम से, और फिर लड़ो इन धांधलेबाजी से। इट इज ए वेरी वेरी क्रूअल थिंग। अगर मैं बच्चे के एंगल से सोचूं तो बच्चा तो बजाय एक बार नहीं 10 बार मरता है। डेफिनेटली इट इज सर, डेफिनेटली इट इज। और यही एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि रीनीट नहीं होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पर हम रोक नहीं लगाएंगे, उसके बावजूद हमने देखा कि स्टूडेंट्स न्याय दो की मांग को लेकर सड़कों पर हर जगह उतरते हुए नजर आए, धांधली के आरोप लगे। और जाहिर है कि ऐसे में नीट पर, एनटीए पर, उसकी साख पर एक बड़ा सवाल उठता है और उस सवाल के जवाब को तलाशना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ उपेंद्र अनमोल जी, आपसे समझना चाहती हूं, मैं आपका स्वागत करती हूं सर। क्लियर क्वेश्चंस है ना कि नीट कटघरे में क्यों ना खड़ा हो। यह सवाल तो है कि 67 कैंडिडेट्स को AIR 1 कैसे मिली। यह सवाल तो है ना कि 44 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स आपने किस आधार पर दे दिए। पहली बार अचानक से ग्रेस मार्क्स का आप एक फॉर्मूला ले आते हैं जिसके बारे में ना कोई जानकारी, ना कोई चर्चा, ना कोई सुझाव, ना इसमें आई हुई आपत्तियों का निराकरण, कुछ नहीं। लेकिन आपने अचानक से तय कर लिया कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे। एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स को कैसे AIR 1 मिल जाती है। ये तमाम सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि 1563 स्टूडेंट्स का हम री एग्जाम, री नीट करा देंगे और जिनको नहीं देने उनके ग्रेस मार्क्स हम माइनस कर देंगे तो वो खुश रहे इसमें। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। पूरा देश इस चीज का जवाब चाह रहा है कि आखिर देश के बच्चों के मतलब एक तरीके से देश के भविष्य के साथ सवाल है। बच्चों के साथ होने वाली कोई भी घटना, उनके साथ होने वाला कोई भी अन्याय देश के भविष्य के साथ होने वाला अन्याय है। अगर समय रहते बच्चों से जुड़े हुए, विद्यार्थियों से जुड़े हुए मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है तो पूरे देश में इससे बहुत गलत मैसेज जाएगा। ये मामला केवल 25 लाख 24 लाख विद्यार्थियों का ही नहीं है, बल्कि जब कोई विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसका पूरा परिवार उसमें लगा हुआ होता है। एक तरीके से देखा जाए, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो करोड़ों लोग तैयारी में लगे होते हैं बच्चों के साथ। और अगर उन बच्चों के साथ कोई इस तरीके का अन्याय होता है, जैसे बार बार पेपर लीक का मुद्दा अनेक राज्यों में, ये तो देखिए नीट के पेपर में सीधे सीधे देखा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा 1563 लोगों का री एग्जाम होगा। इसका मतलब है कि कोई न कोई समस्या तो है। पहले एनटीए मान ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम हुई है। वो कह रहा था कि नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ सही है। आखिर सब कुछ सही था। लेकिन उपेंद्र अनमोल जी, ये तो कह रहा था ना कि हम देखते हैं ये जो ग्रेस मार्क्स वाला मुद्दा है, इसको लेकर हम देखते हैं कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। और जब एनटीए को नोटिस जारी किया गया, तो जब केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया गया तो ये उन्हीं के सुझावों में तो आया कि हम 1563 स्टूडेंट्स का या तो ग्रेस मार्क्स माइनस कर देते हैं और इनका री एग्जाम कर देते हैं। जो री नीट नहीं देना चाहते उनके ग्रेस मार्क्स माइनस करते हुए स्कोर बोर्ड पर उनके नंबर दे देंगे। लेकिन पूर्णिमा जी, जब कोई भी जांच करवाई जाती है तो एक बाहर से कमेटी बनाई जाती। एनटीए ने स्वयं की एक कमेटी बना दी और स्वयं जो है निर्णय ले लिया। पहले जिस दिन इस पे सवाल उठाया गया, जिस दिन बच्चों के द्वारा कहा गया कि पटना में, गुजरात में कई क्षेत्रों में जहां बच्चों ने FIR करवाया, जब कहा गया कि इस एग्जाम में गड़बड़ी है तो एनटीए सीधे नहीं स्वीकार कर रहा था। फिर उसने अपनी कमेटी बना दी, अपने ढंग से निर्णय ले लिया। ये कहीं न कहीं से पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा करता है। अनेक एग्जामों में लगातार विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। आप देखिए, झारखंड में हुआ, बिहार में पेपर लीक हुआ, यूपी में पेपर लीक हुआ, एमपी में हुआ, राजस्थान की तो अशोक गहलोत की सरकार इसी मुद्दे पे चली गई। तो पूरे देश में विद्यार्थियों में कहीं न कहीं से इस तरीके से देखा जाए तो अनरेस्ट है और अविश्वास का माहौल बना हुआ। और अब जब नीट में ऐसा हो गया तो दोबारा जो है विद्यार्थियों में देखा जाए कहीं न कहीं से संदेह का पूरा पॉइंट टेकन उपेंद्र अनमोल जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कंसर्निंग पॉइंट यही स्टूडेंट्स हैं, हमारा ये कंसर्निंग पॉइंट। और आपने बहुत वाजिब बात कही कि सिर्फ वो स्टूडेंट पढ़ाई या तैयारी नहीं करता है किसी एग्जाम के लिए,
उसका परिवार उसके साथ तैयारी करता है, उसका परिवार दिन रात एक करता है और उसका परिवार उस नतीजे का इंतजार करता है जिसके ऊपर न सिर्फ उस छात्र का बल्कि उस छात्र के परिवार का पूरा भविष्य निर्भर करता है। संजय राणा जी, ये तो सवाल है आके उपेंद्र साहब थोड़ा सा समय दीजिएगा, जरा बाकी मेहमानों से भी मैं एक एक सवाल ले लूं, फिर उसके बाद आपके पास आती हूं। लेकिन संजय राणा जी, ये तो बात तय है ना कि जो मार्किंग सिस्टम है इसका, वो मार्किंग सिस्टम ये क्लियर कहता है कि जो मैक्सिमम स्कोर है वो या तो 720 हो सकता है या फिर 716 हो सकता है। फिर ये बताइए कि 718 या 719 मार्क्स कैसे मिल गए? और सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि अचानक से आपने कोई बदलाव कर दिया, आपने 10 दिन पहले रिजल्ट आउट कर दिया और उसको लेकर यह कहा जाता है क्योंकि अलग अलग एडमिशन प्रोसेस है, उसमें समय लगता है, इसी वजह से हमने सोचा कि हम 10 दिन पहले रिजल्ट आउट कर देते हैं। तो ये संशय को और उस ट्रांसपेरेंसी को तो बट्टा लगाएगा ना, जिसकी बात नीट से जुड़ी हुई है, जिसकी बात एनटीए से जुड़ी हुई है। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। नो डाउट एनटीए पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, एनटीए को उसका जवाब देना चाहिए और एनटीए इस तरह से बच नहीं सकती है कि मैंने इतने लोगों पर कार्रवाई कर दी उनको ग्रेस मार्क दे दिया जाए। 10 मिनट लेट आएंगे तो 40 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 20 मिनट है तो आपको 80 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से काम नहीं होता। जहां तक आपने चर्चा की 720 नंबर होता, ऐसा नहीं होता। उसका एक क्वेश्चन का अगर आप सही उत्तर नहीं देते हैं, अगर सही उत्तर नहीं देते हैं तो 5 नंबर कटता है और एक क्वेश्चन को आप छोड़ देते हैं तो 4 नंबर कटते हैं। तो उस हिसाब से 715 हो सकता है या 716 हो सकता है, 718 19 हो ही नहीं सकता, ना 714 हो सकता है। नंबर 2, जब आप ये देखती हैं कि ये जो धांधली, मैं देखिए बार बार हमेशा सत्य के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति हूं, सत्य के साथ आज भी खड़ा हूं। ये धांधली अगर कहीं पे भी होती है तो सरकार को आग करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको पता होगा धांधली 3 तरीके से, पहले पेपर लीक होता था, ये सेंट्रलाइज सेंटर भी हाईजैक किए गए हैं। नंबर 2, उसमें एक अवार्ड, एक तरह से फंक्शन कह सकते हैं, उसमें अवार्ड नंबर आपको ग्रेस मार्क के रूप में दिया जाता है। गांधीनगर में सूरत में एक सेंटर को हाईजैक कर लिया गया था, जिसमें 12 मई को हाई कोर्ट ने कार्रवाई की थी और उसके 4 से 5 आदमी अरेस्ट हुए थे। ये नहीं बोल सकते इनको पता नहीं था। एग्जाम्स के 48 आवर्स पहले लोग बता रहे हैं आप मेरे पास आइए, 30,000 रुपए दीजिए, आपके पास क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। टेलीग्राम पे बाकायदा ये सब कुछ सर्कुलेट हो रहा है, बिल्कुल सर्कुलेट है और एनटीए सो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हुआ? देखिए, तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए जो भी एक बेंचमार्क होता है, इसके नीचे नंबर इतना मिनिमम नंबर होना चाहिए, अचानक उसको बढ़ा के 164 कर देते हैं। जो एवरेज हमेशा आज तक का रिकॉर्ड है 130 से 134 रहता है। एक तरफ आप गेस मार्क दे देते हो, एक तरफ बच्चों का भविष्य खराब कर देते हो, एक तरफ अपना जो कट ऑफ पॉइंट होता है उसको 164 अचानक कर देते हो और फिर मन मुताबिक कॉलेज की दिक्कत आती है उस रैंक के बिगड़ने के साथ। आएगी ना। और जैसे आपके गेस मार्क्स जो बेंचमार्क के नंबर से कम होगा तो आपको डोनेशन देना पड़ेगा। ये सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हो। 10-10 लाख रुपए में सेंटर जो है एग्जामिनेशन सेंटर को हाईजैक किया गया है। 30-30 हजार रुपए में पेपर 48 घंटे पहले बिक रहे हैं और ये बाकायदा सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा, मैसेजिंग टीवी चैनल्स पे भी है। उसके बाद भी एनटीए अपनी अगर आंख मूंद लेता है तो प्रश्न चिन्ह सरकार पे उठता है पूर्णिमा जी, और सरकार को आकर के जवाब देना चाहिए किसी भी चीज समस्या का। देखिए समस्या इस जमाने में क्या हो गई है, पेपर लीक होते रहते हैं। ये पेपर लीक के बाद जब हल्ला गुल्ला होता तभी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भाई कार्रवाई जैसे अगर आपको संचय हुआ है, कुछ डाउट होता है कि फलाना चीज गड़बड़ है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक्शन हमने यूपी में देखा, ये एक्शन हमने यूपी में देखा। जब पेपर लीक की बात आई तो हमने देखा कि री एग्जाम की बात हुई, तो फिर इसमें भी री नीट का एक विकल्प था मौजूद। हम तो कहते हैं कि 15 दिन बाद एक एग्जाम कर लो, नो डाउट टॉर्चर होगा बच्चों पे, लेकिन कम से कम एक फेयर एग्जामिनेशन की उम्मीद है। हम दोबारा बच्चे एग्जाम देंगे, हो सकता है उसको पास करें, हो सकता है उनका एडमिशन हो जाए, उनका कैरियर बन जाए। सोचिए भविष्य के डॉक्टर हैं, अगर आप ऐसे 40% या गैस मार्क या 80 नंबर गैस मार्क वालों को एडमिशन दे दोगे, कल को बीमारी का इलाज क्या करेंगे, किस तरह का इलाज कर पाएंगे, ये सोचने वाला प्रश्न सरकार पे हो चाहे संस्था पे हो, ये प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा है और इसको जवाब देना पड़ेगा। हर बात के लिए कोर्ट पे जाना, रोडों पे आंदोलन करना, अपनी आवाज को उठाना, ये हमारा देश की जनता और देश के स्टूडेंट का काम नहीं है। भाई उनका काम पढ़ना है, देश की जनता काम अपना काम करना लेकिन है। जब सरकार उनके का काम है पास सब चीज लेकिन जब उनके पास कोई समाधान नहीं बचेगा तो क्या करेंगे? फिर इसी तरीके की तस्वीरें आएंगी, फिर इसी तरीके से सड़कों पर उतरना पड़ेगा, इसी तरीके से न्याय दो के होर्डिंग्स लेकर, प्लकार्ड्स लेकर सड़कों पर आना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहां। और
अगर ऐसा होता तो याचिकाएं पहुंचने का कोर्ट में जो एक रेट था वो कम हो जाता, लेकिन कॉन्टिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि याचिकाओं पर याचिकाएं आई जा रही हैं। बाकी दो मेहमानों के पास भी जाऊंगी, विपिन जी, दीपक झा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, इन स्टूडेंट्स का मर्म समझेगा कौन, इनकी समस्या कितनी बड़ी है, एक बार जरा इन्हीं स्टूडेंट्स की जबानी समझते हैं। कि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है, लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो ये कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। अब 29,000 पे तो मेरे को कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगा जहां पिछले साल टॉप कॉलेज मिल रहा था। विपिन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि क्लियरली शिक्षा मंत्री की तरफ से कह दिया गया कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, जगह जगह स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं, जगह जगह सर्कुलेट कुछ पेपर्स हुए, संशय है उनको लेकर, सबूत मिले न मिले, पेपर लीक हुआ या नहीं है जांच का विषय बनता है। लेकिन अगर इसकी 0.1% भी संभावना है तो यहां दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलने की बात भी शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी छात्र का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये नुकसान की कैटेगरी में इस सुझाव को आप देखते हैं जो अब अपनाया गया, 1563 बच्चे या तो रीनीट देंगे या उनके ग्रेस मार्क्स को माइनस कर देंगे, बाकी बच्चे इतने से संतुष्ट हो जाएं, उनको लगे कि सब नीट एंड क्लियर हो गया है। देखिए, बड़े जिम्मेदारी से मैं एक बात बोलूंगा, नथिंग इज नीट एंड क्लीन अबाउट नीट एग्जाम्स, और ये बात तय है निस्संदेह। देखिए, और सबसे बड़ी बात है मेडिसिन, मेरे मित्र बैठे हैं बड़े, मैं तो इनको विश्वविख्यात स्वास्थ्य चिकित्सक बोलता हूं, डॉक्टर नरेश चावला को, क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने जो काम करा, अभूतपूर्व काम करा था, कोरोना योद्धा बन के उभरे। तो यहां पर देखिए, मेडिसिन को हर एक मंच पे बोला जाता है, इट इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल प्रोफेशंस, मेडिसिन एंड एजुकेशन। तो यहां पर अगर इनके दाखिले में और एंट्रेंस एग्जाम्स में अगर ये धांधलेबाजियां सामने आएंगी और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होगा तो ये बहुत चिंता का विषय है, ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। एक तरफ हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, कि बच्चों के कंधों पे देश का भविष्य है और आने वाले वक्त में ये लोग बागडोर संभालेंगे। तो यहां पर अगर हम इनको एक ऐसा सिस्टम जो पारदर्शिता जिसमें हो बिल्कुल और अकाउंटेबिलिटी हो वो नहीं दे पाएंगे, तो यानी कि इसका मतलब है सिस्टम कोलैप्स की तरफ है, और वहां पर हम उस थ्रेशोल्ड पे आ गए हैं। तो यहां पर सबसे पहली ज्वलंत मुद्दा जो बनता है, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, कि जो ये एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स, ये कैसा इत्तेफाक है, मतलब कमाल का इत्तेफाक है। और जो आप गुजरात का जो गोधरा, वहां पर आप लोग जो दूर दूर से 1000 किलोमीटर दूर से आप उस बच्चे वहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर इसके पीछे कौन रिंग लीडर है? तो ये क्या जांच का विषय नहीं है? तो यहां पर कोई भी एनटीए खास तौर पे पल्ला झाड़ नहीं सकता, ना शिक्षा मंत्री, क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। कि आप लोग एक तरफ बात करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है, मैं चाहता हूं इस चर्चा में उस बात का जिक्र हो, हम लोग नई शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहे हैं, कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस हिंदुस्तान में बनाएंगे, ताकि वहां पर डॉलर्स में पैसा ना देना पड़े, इंडियन हमारा जो रुपी है वो स्ट्रांग बने, अर्थव्यवस्था को बल मिले। लेकिन उससे पहले जब तक आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, और ये बच्चे बेवजह आज आंदोलन नहीं कर रहे, जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इनके साथ निश्चित बात है अत्याचार हुआ है, कि पूरे साल की मेहनत के बाद, अगर इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी आज इनको दाखिला नहीं मिल पा रहा, और ये तो बात किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में दाखिले के लिए कितना पैसा लगता है, और फॉरेन यूनिवर्सिटीज तो भूल जाइए। तो यहां पर आप सोचिए, जो मध्यम वर्ग के परिवार से आता है उस पर क्या बीत रही होगी, जिसने रात दिन की मेहनत करी होगी, और साथ में उनके माँ बाप साथ जुड़ते हैं, तपस्या करते हैं। तो ये मुझे लगता है इसमें इस दिशा में सोच जानी चाहिए, और कुछ ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि ताकि जो ऐसे नापाक मंसूबों को अंजाम देते हैं वो 10 बार ही सोचे, खौफ आ जाए उनके मन में। क्योंकि ये पेपर लीक का मामला, चाहे एग्जामिनेशन सेंटर्स का जो धांधलेबाजी होती है, तो वहां पर ये कोई नया मामला नहीं है, ये भी एक रिवायत से चलती आई है। तो मुझे लगता है वक्त आ गया है कि जब हम लोग, जब खासतौर पे नरेंद्र मोदी हमें प्रधानमंत्री से बड़ी
आशाएं हैं कि यहाँ पर वो कुछ ऐसे सिस्टमिक रिफॉर्म्स लेके आएंगे। रिफॉर्म्स की आवश्यकता हर एक जगह है, हर एक विभाग में। जुडिशियल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, पुलिस रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात है आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स सबसे पहल होनी चाहिए कि आप जब तक जरूरी ये और NTA सबसे बड़ी बात साहब ये है कि हम तो ये बेसिक राइट की बात कर रहे हैं ना। इस बेसिक राइट में अगर धांधली होने लगे तो फिर किसके दरवाजे जाएंगे? किससे कहेंगे कि भाई हमको न्याय दीजिए? किससे हम कहेंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है? उस बेसिक राइट में धांधली में अपना योगदान देने वाले 0.1% लोगों पर भी ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि डेफिनेटली एक नजीर सबके सामने आए, स्टूडेंट्स को एक राहत मिल पाए। दीपक जी, आपसे समझना चाहती हूं मैं ये बात। हालांकि आपने जिस बात का सर जिक्र किया कि 6 बच्चों जो एक ही एग्जाम सेंटर से आए, उसको लेकर ये जरूर कहा गया है कि ये कोइंसिडेंस है, जो आपने भी कहा, और दूसरा ये कि इस सेंटर का जो एवरेज रिजल्ट है वो वैसे भी देश भर के बाकी सेंटर से हमेशा बेहतर रहा है। ये जो उनकी तरफ से दलील दी गई है, मैं बस उसका जिक्र कर रही हूं। दीपक जी, आपके पास आते हुए, इस बीच में मुमकिन हो पाया होगा आपके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलना। क्या स्टूडेंट्स आज आए इस सुझाव से आपको सहमत नजर आए? आज वो ये कह रहे हैं कि कोई धांधली नहीं हुई? क्या आज वो ये कह रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या आज वो ये मानते हैं कि उनको न्याय का एक अंश इस पहले फैसले के साथ मिला है? पूर्णिमा जी नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश में जो हालात है, जो आपने सवाल किए हैं, उसका सबसे सीधा सटीक जवाब ऐसे मिल जाता है कि आज भाजपा का कोई प्रवक्ता आपके पैनल पे नहीं है। सरकार का प्रवक्ता कोई सफाई देने के लिए, कोई इस मुद्दे पे बात करने के लिए नहीं है। ये सीधा सीधा सा इसका प्रमाण है कि सरकार नहीं चाहती कि इस पे उनके मुंह खुले, और जब मुंह खुलेंगे तो उनके मुंह से जो गंदगी निकलेगी वो पूरे देश को देखेगा। तो बहुत स्पष्ट है कि आपके पैनल को बायकॉट किया, नहीं तो भाजपा यहाँ तो दिन रात मंडराती रहती है, मैं तो यही शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। आज यहाँ से गायब है। तो शिक्षा मंत्री की एक कौन सी मजबूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आके कहते हैं कि कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक छोटा घोटाला नहीं है पूर्णिमा जी, ये बहुत बड़ा घोटाला है। जितना हमको और आपको दिखाई नहीं दे रहा, उससे कई गुना बड़ा घोटाला है। अब 10 साल हो चुके हैं सरकार को। अब 10 साल में ये सरकार ये नहीं कह सकती कि पहले ऐसे होते हो रहे हैं, यहाँ हुआ वहां हुआ। 10 साल में आपको सारा सिस्टम दुरुस्त कर देना चाहिए था। बात यह है कि एक शहर में, झज्जर में जो सेंटर बनाया गया तो वहां की प्रिंसिपल ने भी कहा कि हमारे यहाँ बच्चे लेट नहीं आए थे, इनको ग्रेस मार्क क्यों दिया। दूसरी बात मैं कहूंगा, दुनिया में शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि ग्रेस मार्क कोई प्रतियोगी एग्जाम में दिया गया, जबकि कहीं भी कोई भी प्रतियोगी एग्जाम में ग्रेस मार्क देने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है। तो जो चमत्कार हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा। हमें गर्व है पूर्णिमा जी कि दुनिया को हमने बेहतरीन डॉक्टर पैदा करके दिए। पूरे विश्व में भारतीय मेडिकल का, भारतीय आयुर्विज्ञान का, भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं का, भारतीय डॉक्टरों का डंका बजता है। पूरे दुनिया में भारतीय इंजीनियर्स का डंका बजता है। पूरे दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों का डंका बजता है। वो क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा तंत्र को मजबूत किया था, हमने शिक्षा तंत्र को खोखला नहीं किया था। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तब व्यापम घोटाले हुआ करते थे। तो व्यापम घोटाले की बहुत बड़ी सुरंग मध्य प्रदेश भोपाल से चली थी, अब दिल्ली तक आ गई है। भोपाल और दिल्ली का कनेक्शन होते हुए भाजपा सरकार ने मिल के पूरे देश को इस घोटाले की आग में झोंक दिया है। जो 24 लाख बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं एग्जाम के लिए कि डॉक्टर बनूंगा, मेरा भविष्य अच्छा होगा, देश दुनिया में भारत माता का नाम करेंगे, अपने घर परिवार का नाम करेंगे, वो तो आज बैठ के कोने में रो रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, मैं तो एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हूं और वहां कई लोगों से मिलता हूं। कई परिवार के बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। उस हॉस्पिटल को बहुत अच्छे अच्छे देश दुनिया के डॉक्टर चलाते हैं। वो आज डॉक्टर खुद इतने भयाक्रांत है, कह रहे कि ऐसा कैसे हो गया, सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। और डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो डॉक्टर आज 20 साल 30 साल की नौकरी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस वाले, वो कहते हैं हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वो डॉक्टर उस जमाने की बात कर रहे हैं जब। दीपक जी, मैं आपकी बात समझ गई और इसीलिए जब मैंने आपसे जो सवाल पूछा, मैंने बिल्कुल उसमें आपसे ये नहीं पूछा कि कांग्रेस इसको लेकर क्या सोच रही है, कांग्रेस इसको लेकर क्या करना चाह रही है, क्योंकि मैं एक्चुअली नहीं चाहती थी कि ये एक
पॉलिटिकल मुद्दा बने। मैं लिटरली मैं ये नहीं चाहती कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बने, लेकिन हाँ, इसको लेकर आपने जब सवाल उठाए, जब आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो साथ में इससे पहले राणा जी ने राजस्थान का जिक्र किया जब कांग्रेस की सरकार वहां पर थी। आपने इस बात का जिक्र किया कि डॉक्टर्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, तो वो बताने के लिए नरेश चावला जी से बेहतर अभी पैनल में कौन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने इस बात का भी जिक्र किया कि आज बीजेपी इस पैनल का हिस्सा नहीं है और इसीलिए हाथ कंगन को आसी क्या एक्सपोज हो गए वो। तो ऐसे कई मुद्दे रहते हैं जिस पर कांग्रेस भी अपने प्रवक्ता को नहीं बैठाती है सर। तो अगर हम इसको उस नजरिए से देखेंगे तो कांग्रेस पर भी सवाल उठते हैं, बीजेपी पर सवाल उठते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से दीपक जी है, क्योंकि मैं सच में नहीं चाहती कि ये एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर उठाया जाए। इसके समाधान की बात हो रही है और समस्या के जड़ की बात हो रही है कि कहां से उठा और कैसे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्णिमा जी, एक कह के निकल जाना कि इसको पॉलिटिकल टूल मत बनाइए, आपके लिए और आपकी पत्रकारिता के लिए बहुत आसान हो सकता है। आपकी एक अपनी लाइन हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। इसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? जो सरकारी नहीं, मैं तो डिनाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं कैसे डिनाई कर सकती हूँ इसको? मैं डिनाई नहीं कर सकती इसको, लेकिन मैं चाहती नहीं कि ये राजनीति का मुद्दा बने। मैं डिनाई नहीं कर रही हूं, मैं चाहती नहीं कि राजनीति का मुद्दा बने। और घूम फिरकर बार बार जो आप मेरी और मेरी पत्रकारिता पे दीपक झा आ जाते हैं ना, तो आपके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा रिफ्रेन किया कीजिए हर बात पर। पत्रकार और आपकी पत्रकारिता और आपके लिए बहुत आसान, ये सब अब बहुत ही मतलब मैं आई मस्ट कंसिडर इट एज अ वेरी फाउल लैंग्वेज दीस डेज, और इसकी जरूरत नहीं है, आप ये समझिए। अभी तक मैं आपको पिछले 4 मिनट से सुन रही थी, सब अच्छा था। एक सवाल मैंने आपसे काउंटर में पूछ लिया, राजस्थान का मैंने जिक्र कर दिया, मैंने इसको पॉलिटिसाइजेशन इसके होने की बात कर दी, तो आपने मेरे पत्रकारिता पर सवाल उठा दिए साहब। क्या बोलूं मैं इसके बाद? उपेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया लूंगी और उसके बाद संजय राणा जी आपके पास 10-15 सेकंड दे दीजिए। रुकिएगा, आती हूँ दीपक जी। उपेंद्र जी आपसे जवाब। आपने इतने सारे आरोप लगा दिए थे मेरे ऊपर, मैंने आपको पूर्णिमा जी की बात नहीं किया कि अगर क्या है, मैंने बस इतना कहा। उपेंद्र जी जवाब देंगे? बात करें पूर्णिमा जी, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए, जो नीट में जिस तरीके का मामला उभर करके आया है, तो कई प्रकार के शक की सुई खड़ी होती है। पहला तो ग्रेस मार्क्स की व्यवस्था क्यों की गई, किस आधार पर की गई, उसका क्या पैरामीटर था, क्या स्टैंडर्ड था, आखिर उसको फिर बताया क्यों नहीं गया। दूसरा, कट ऑफ इतना हाई चला गया है, जिसका मतलब ये है कि एक तो बहुत लोगों को फुल मार्क्स मिल गया, अर्थात पूरा का पूरा नंबर मिल गया। दूसरा, एक ही सेंटर से 6-7 टॉप, एक ही सेंटर से 7-8 लोगों का टॉप कर जाना पर्टिकुलर, ये बहुत सारी शक की सुई को जो है पूरी तरीके से पुख्ता करता है। ऐसी स्थिति में सरकार को या शिक्षा मंत्री को या एनटीए के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है और इसके समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों में विश्वसनीयता बनाई जा सके। देश के विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े, इससे बड़ा बुरा कोई चीज हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों का काम पढ़ना, और वो देश के भविष्य है, और देश के भविष्य के साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय दिखता है तो निश्चित रूप से देश की नींव कमजोर होती है। देश की कोई भी उपलब्धि फीकी रह जाती है अगर इस तरीके की गड़बड़ी देश के भविष्य के साथ होती है, तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी जाते हैं बेकार लगने लगती हैं, क्योंकि जो देश के भविष्य है उन्हीं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। पूर्णिमा जी, एक चीज तो निश्चित रूप से समझना चाहिए और बहुत ही निष्कर्ष निकल करके आ रहा है कि एनटीए का कंसेप्ट तो अच्छा है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में कमी है और इसके बहुत सारी चीजों में बराबर लूप होल दिखाई पड़ रहा है। ये नीट का एग्जाम करवाता है, जेई का एग्जाम करवाता है, सीयूईटी का भी एग्जाम करवाता है, लेकिन यूपीएससी जैसा सम्मान ये प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर यूपीएससी भी एग्जाम कराता है, यूपीएससी के द्वारा करवाए गए एग्जाम पे इस तरीके से तो उंगली नहीं उठती है, इस तरीके से समस्या तो नहीं आती। एनटीए के द्वारा जो भी एग्जाम करवाया जा रहा है, किसी भी एग्जाम में पारदर्शिता और विश्वसनीयता नहीं बन पा रही है। यद्यप जब एक प्रश्न उठाया जाता है तो एनटीए कहता है कि हम इंटीग्रिटी को इंटैक्ट कर रहे हैं और पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं,
भैया अगर आप पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं तो बच्चों को लगना भी चाहिए कि पारदर्शिता है। जाहिर बात अगर है। विश्वसनीयता नहीं रहेगी, बच्चे मन से एग्जाम ही नहीं देंगे, सोचे फिर पेपर लीक होगा, फिर कुछ गड़बड़ होगा, दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। इससे बच्चे बुरे विचारों से प्रेरित होते हैं, कुछ गलत करने और के लिए भी हतोत्साहित होते हैं, पूरे साल भर की हतोत्साहित मेहनत- होते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद जब वो परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो ये सब कुछ होता है। हतोत्साहित होते हैं, अपने भविष्य को लेकर उनके मन में संशय पैदा होता है, उनका कॉन्फिडेंस खत्म होता है। पूर्णिमा जी, जी। पूर्णिमा जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ये पूरा परिवार मेहनत कर रहा होता है बच्चे के साथ, तो पूरा परिवार भी हतोत्साहित होता है। जी। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला। आप देखिए, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री एग्जाम से पहले बच्चों के मनोबल साथ को संवाद बढ़ाने करते के हैं, परीक्षा पर चर्चा प्रोत्साहन करते के हैं। लिए सेशन करते हैं। हाँ, वहीं दूसरी तरफ जो है इस तरीके का मामला सचिन में ठीक खड़ा है, करता पॉइंट है। और टेकन इसमें उपेंद्र सबसे जी, बड़ा पॉइंट बुरा टेकन। तो ये मैं लगता आती हूँ है- आपके पास, बहुत देर से नरेश चावला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। और नरेश चावला जी, जो बातें उपेंद्र साहब ने कही वो बिल्कुल वाजिब नजर आती हैं, और वाजिब इसलिए नजर आती हैं कि आप स्टूडेंट्स को संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर 20,000 स्टूडेंट्स इसको लेकर शिकायत करते हैं, याचिकाएं दायर की जाती हैं और उसके बाद स्टूडेंट सड़क पर उतर आते हैं, हम देश के भविष्य में पैदा होने वाले डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट कहूं कि अभी भी जैसा हो रहा है, मीडिया ने पूरा प्रेशर बिल्डअप किया हुआ है। पहली बात तो 10 दिन रिजल्ट पोन करना, इट स्मैक्स ऑफ सम मैलाफिडेंट इंटेंशन, नंबर 1। नंबर 2, पता चला है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसके 10+2 में तो बड़े कम नंबर आए हुए हैं, आज वो ग्रेस मार्क्स में आ गया और एकदम आगे आ गया। मैं कहता हूं, ऐसा कभी आपने सोचा है कि हमारे लाखों बच्चे विदेशों में जाते हैं? हैव यू एवर हर्ड ऑफ any scam anywhere? It never happens. एजुकेशन को विदेश, जो कि अच्छे पॉजिटिव हाई क्लास वेस्टर्न नेशंस हैं, वो सबसे आगे रखते हैं। ये मेरे देश में, हमारे देश में हो रहा है कि बच्चे को पहले दिन से ही लड़ना पड़ रहा है विदाउट ट्राइंग टू पोलिटिसाइज इट। आज से जब मैं स्टूडेंट था, जब मैंने 10+ डॉक्टरी पास की थी, ऐसा कभी सुना भी नहीं जाता था। एंड बिलीव मी, विदाउट ट्राइंग टू पोलिटिसाइज इट, ये चीज पहले से बढ़ती जा रही है। लोगों को ये स्वीकार करना पड़ता है, ये तो हो ही सकता है। अगर आप लोगों ने, मीडिया ने प्रेशर बिल्डअप ना किया होता, इन पत्रकारों ने प्रेशर बिल्डअप ना किया होता, तो शायद अभी भी ऐसे ही चल जाता। तो मैं समझता हूं समथिंग मस्ट बी डन ड्रास्टिक। अगर कोई ना कोई जो दोषी है उसको पिन पॉइंट किया जाए, 2-4 लोगों को बर्खास्त किया जाए, जब तक ऐसा नहीं होगा पूर्णिमा, ये दोबारा भी है और होता रहेगा। Why can't India और become इसीलिए an सर, आप ये educational देखिए superpower? कि इस Let पैनल me में come- बैठे हुए पूर्णिमा, सभी लोग एक सुर में ये कह रहे हैं कि सवालों के जवाब चाहिए, जो सवाल है उनके जवाब मिलने चाहिए। पूर्णिमा, लेट मी कंप्लीट। Why can't India become an educational superpower? मेरे देश में बेस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, तब भी मेरे बच्चे बाहर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है हाँ, यहाँ उनको फेयर सिस्टम नहीं मिल रहा। इंडिया विल बिकम ए हेल्थ सुपर पावर अगर हमारे डॉक्टर्स अच्छे होंगे। देन उसके लिए मैं सोचता हूँ शुरुआत करनी पड़ेगी एजुकेशन अलोन से। व्हाई कांट द गवर्नमेंट ऑफ टुडे टेक सच स्टर्न एक्शन कि ऐसा ना केवल किसी स्टेट में हुए, ना कभी सेंटर पे हुए, तो इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, हमारे $billion डॉलर्स बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। संजय राणा जी, आपके पास आते हुए, 67 टॉपर जो कभी नहीं हुआ एग्जाम में, 67 टॉपर, मतलब जो 2 होते थे, 3 होते थे, 2 होते थे, वो सीधे सीधे 67 टॉपर हो गए। एक स्टूडेंट का ये कहना है कि उसका जो स्कोर बोर्ड है उसमें 340 नंबर लिखे हैं। जब उसने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 617 नंबर होने चाहिए। एक है लखनऊ की, वो कहती है कि मेरी OMR शीट फटी हुई मुझे मिली। ये तमाम बातें इस बात की तरफ अंदेशे को और ज्यादा पुख्ता करती हैं कि गड़बड़ियां हैं। अगर सेंटर पे गड़बड़ी है, अगर NTA के द्वारा है, नीट के द्वारा है, तो उनको एक एक कर आपको एक कड़ी जांच करनी पड़ेगी कि जहां जहां लूप होल है वहां पर उस गड्ढे को भरा जा सके, ताकि दोबारा से ये सब ना हो। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने बोली थी कि ये सामाजिक लड़ाई है, कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। क्योंकि समाज में हम सब रहते हैं और समाज के अगर खराब होगा तो देश खराब होता है, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाने की कोशिश की जा रही थी। देखिए हमारे दीपक भाई बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा मैं आईना दिखा देता हूँ। टोटल 26-10 साल में पेपर लीक हुए, 14 गहलोत जी के अंतर्गत हुए हैं, तो ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। और UPSC का एक बार पेपर लीक 91-92 में हुआ था,
था, वो भी सरकार किसकी थी तो सबको पता, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा सामाजिक है। जहां तक चर्चा हो रही थी कि गैस मार्क कैसे मिले हैं, ये नंबर कैसे आ गए हैं, तो देखिए ऐसा है कि नंबर ऐसे नहीं आ सकते थे जब तक आपके अंदर गड़बड़ियां नहीं होती। तो गड़बड़ियां होती रही हैं, हो रही थी, और मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है जो हमारे शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्लीन चिट दे दी, पहले ही क्लीन चिट मैं दी। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं, 12 तारीख को हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत के केस पे जो 12 मई को था। तो आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? इसमें उन्होंने सेंट्रल हाईजैक की बात की, यानी सेंटर को ही हाईजैक कर लिया गया। ये बताइए, पटना में 20 बच्चों के पास पेपर 48 घंटे पहले पेपर आ गए थे। भाई आप आंख मूंद लोगे क्या? ठीक है, आपकी सरकार ने, दीपक भाई से बात सहमत हूं, 10 साल है आपको शासन करते हुए हो गया, आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा और सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं, अगर मैं एक सरकार को मान लूं कि एक सरकार है, ए या बी नहीं जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो सरकार पे भी उठता है, जो सरकार इसमें शासन कर रही है और जिसके अंतर्गत मंत्रालय आता है। लेकिन इस तरह की बातें कह देना कि नहीं ये चीजें हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, पता नहीं कितने लोगों ने जेई का एग्जाम दिया है, कितने लोगों ने पीएमटी का एग्जाम दिया, लेकिन जेई के लिए मैं अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बड़ा कठिन होता है, 2-2 साल आदमी पढ़ाई करता है, उस पर बाद अगर वो क्वालिफाई नहीं करता और इस तरह की धांधलियां होती हैं तो मनोबल कहीं गिरता है। और डॉक्टर साहब कहीं बोले थे हम विदेश क्यों चले जाते हैं पढ़ने के लिए, कि हमें लगता है कम से कम वो फेयर चांस तो हमें मिलेगा, जो हमारे देश में आज हमें फेयर चांस नहीं मिल रहा है। तो ये प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए और कांग्रेस से ही पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं प्रश्न सरकार से पूछा जाए, प्रश्न एक अधिकारी से पूछा जाए, प्रश्न एक संस्था उससे पूछा जाए कि ये कैसे हो गया। और आप 1500-1600 बच्चों की बातें क्यों कर रहे हो? हम कहते हैं बहुत सारे और भी चीजें हो सकती हैं। 24 लाख स्टूडेंट्स की बात करते हैं ना, क्यों नहीं बात कर 24 रहे लाख हैं? स्टूडेंट्स की बात करते हैं। बिल्कुल, 24 लाख स्टूडेंट अगर अपेयर हुए थे एग्जाम में, कहां धांधली हुई किसी को पता ही नहीं है। बहुत सारी जगह धांधली हो सकती है। और मैंने जिस ओएमआर शीट का सर जिक्र किया, बाकायदा ये मेल आया उसके बाद एनटीए की तरफ से, क्योंकि स्टूडेंट की ओएमआर शीट डैमेज थी इसलिए हमने रिजल्ट नहीं जारी किया। अब ये ओएमआर शीट कैसे आपकी डैमेज हो गई ये कोई बताएगा? एक ने, विपिन जी, अपने एक स्टूडेंट की दो शीट्स जारी की रिजल्ट की, जिसमें 12वीं में फेल है लेकिन नीट में टॉपर है। मैं ये नहीं कहती कि कोई कर नहीं सकता, जाहिर है कि मेहनत की होगी बच्ची ने, मैं आई एम नॉट सेइंग इट, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं से तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखिए, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे ऐसा 15 वर्ष पहले मैं अंग्रेजी अखबार के लिए लिखा करता था, तो मैंने वहाँ पर एक जो ये IMA, OTA, NDA उस पर मैंने लिखा था। तो देखिए, एक बात बड़ी अच्छी होती है जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए अलग अलग जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग जो एजेंसीज हैं उनसे। तो यहाँ पर उस पर मैंने ये लिखा, जब मैंने खुद रिसर्च करी, पत्रकार रिसर्च करने के बाद ही कोई लेख लिखते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर उसमें ये मैंने पाया कि ये बिल्कुल एक फूल प्रूफ, लैकुने इसमें किसी तरह का नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर नीट एग्जाम में जो NTA कराता है उसमें अगर ऐसी धांधलीबाजी हो रही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मुझे लगता है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि यहां पर उनका दायित्व बनता है कि वो पारदर्शिता की बात करें, सख्त कार्रवाई की बात करें और साथ में बोले कि पहले जांच चल रही है, पहले ही आप एकाएक ऑल ऑफ अ सडन। जबकि व्यक्तिगत तौर पे मैं जब उनकी विचारधारा सुनता हूं या जो उन्होंने जो निर्णय लिए, जब भी जिस भी ओहदे पे रहे हैं, तो वो बड़े प्रशंसनीय रहे हैं। लेकिन यहां पर ये बड़ा मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने जो बयान दिया है। ये विपिन जी बहुत सेंसिटिव इशू भी बहुत सेंसिटिव इशू है। हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जिनका पूरा भविष्य इस पर निर्भर है। शिक्षा पे चर्चा देश के माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। मुझे लगता है वक्त आ गया इस समय कि जब बच्चे हमारे वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो मुझे लगता है इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। जैसे महिला खिलाड़ी अनशन पे थी, देश का अन्नदाता अनशन पे था, तो यहां पर मुझे लगता है कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए, अच्छा संदेश नहीं जाएगा। शिक्षा पे चर्चा जब करते हैं और दिवाली जब फौजी भाइयों के साथ मनाते हैं, तो मुझे लगता है ये अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करेंगे, आगे आएंगे और आश्वस्त करेंगे कि यहां पर कि इसकी जांच भी होगी